Now go to balance and reserve, distribute the reserve. So buy general reserve, in the old profit sharing ratio, which is 2000 each. 2000 each. Okay. Then सर ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है ना, अभी करते हैं। अभी कैपिटल का एंट्री और गुडविल का एंट्री करना है, देख लो वहां पे। कैपिटल के लिए वो लोग ने लास्ट लाइन पे दिया हुआ है आपको, कुछ पढ़ो क्या दिया है। C brings the proportionate capital or 50% of combined capital. Can you see that? So how much capital will be brought in by C? Can you tell me? 20,000. How much capital will C get? 20,000. देख के पता चल रहा है अपने को 40,000 is the total capital, उसका हाफ या फिर प्रोपोर्शनेट मतलब जितना था, और 1/3 शेयर है आई थिंक उसका, कुछ ऐसा दिया हुआ है अपने को। 1/3 नहीं दिया है, प्रोपोर्शनेट दिया है। प्रोपोर्शनेट इज अगेन पता ही चल जाता है, 50% है मतलब 1/3 रहेगा उसका, 20-20-20। ओके, तो आज के बाद इनका रेशियो भी है 1:1:1। यू गॉट दैट? 50% ऑफ टोटल कैपिटल वाज 40,000, उसका 50%, दैट इज 20,000 इज गेटिंग। सो प्रोपोर्शनेट भी बोला हुआ है, मतलब 1:1:1। योर न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 1:1:1। So 1/3 is the new partner share. 1/3 is the new partner share. Got that? समझ में आई ये बात? प्रोपोर्शनेट और हाफ ऊपर दिया भी है, एडमिटेड विद 1/3 ऑफ द शेयर, फर्स्ट लाइन पे दिया भी है, सी वाज एडमिटेड विद 1/3 ऑफ द शेयर। ओके, नाउ पहले कैपिटल का एंट्री देख लो। ओके, अभी कैपिटल में कैसा है, ही इज गेटिंग 20,000 एज कैपिटल, राइट? गुडविल के बारे में पढ़ो, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, रेज द गुडविल टू 6,000, राइट ऑफ वाया कैपिटल अकाउंट। कैन यू सी दैट? So is it given that he brings his share in cash? ऐसा कुछ दिया? नो। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कैपिटल का एंट्री कर देने का। तो टोटल कैपिटल ओनली इज गेटिंग 20,000। ओके, टोटल कैपिटल इज गेटिंग 20,000, तो कर देना पहले बैंक टू सी कैपिटल, बैंक में टू सी कैपिटल 20,000, और कैपिटल में बाय बैंक 20,000, कैपिटल में बाय बैंक 20,000। अब वो कैश में ऊपर का कुछ गुडविल का पैसा नहीं ला रहा है, ऐसा कुछ दिया नहीं कि इज ब्रिंगिंग द अमाउंट इन कैश। गॉट इट? तो हम लोग क्या अज्यूम करेंगे, हम अज्यूम करेंगे कि ये जो गुडविल का पैसा ये इसी के अंदर पड़ा हुआ है, इस 20,000 के अंदर पड़ा हुआ है, और हम लोग यहीं से उसको डेबिट कर देंगे, उसके कैपिटल को कम कर देंगे। नॉर्मली हम लोग क्या करते थे, गुडविल प्लस कैपिटल दोनों अमाउंट रिसीव करते थे, और फिर गुडविल का अमाउंट डेबिट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। यहां पर वो कैश में गुडविल नहीं ला रहा है। कैन यू सी दैट? इज ही गेटिंग द गुडविल इन कैश? नो। सो ये हम लोग जो रेज राइट ऑफ करते थे ना, वो वाला सीन हो रहा है यहाँ पे। अगर वो कैश में गुडविल नहीं लाता तो उसका टोटल पैसा जो है वो 20,000, इट इंक्लूड्स द शेयर ऑफ गुडविल, अज्यूम करके चलने का। तो उसी में से हम लोग शेयर ऑफ गुडविल कम करके डेबिट कर देंगे, मतलब न्यू पार्टनर का डेबिट कर देंगे और एग्जिस्टिंग को क्रेडिट कर देंगे। नाउ हाउ टू डू दैट? पहले ओरिजिनल गुडविल को जीरो करो, पहले ओरिजिनल गुडविल को जीरो करो। व्हाट विल बी द एंट्री फॉर एग्जिस्टिंग गुडविल का राइट ऑफ? ए कैपिटल बी कैपिटल टू गुडविल, ए कैप बी कैप टू गुडविल। ओके, गुडविल को नलिफाई करना है अपने को, तो ए कैप बी कैप टू गुडविल। सो बाय ए कैप एंड बाय बी कैप, इन विच रेशियो? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इक्वल, दैट इज 2750 ईच, 2750 ईच। इसको जीरो कर दिया, और ए कैप बी कैप में आ गया टू गुडविल, 2750 ईच। ये पूरा राइट ऑफ 6,000 से रेज हुआ 6,000, वो बाद में, ये ओरिजिनल एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट वाला गुडविल का बात कर रहा हूँ। एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट वाला गुडविल हम लोग राइट ऑफ कर रहे हैं, ठीक है, 5,500 वाला। एंड देन जो नया गुडविल है, रेज गुडविल बाय 6,000, अब ये टोटल गुडविल है कि शेयर है? टोटल ना, टोटल गुडविल है। तो एग्जिस्टिंग गुडविल जो था वो तो पुराने पार्टनर का था, कुछ बिजनेस एक्विजिशन में आया होगा, वो तो इनटेंजिबल एसेट था, उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी। सी AS 26 क्यों बोलता है कि गुडविल नहीं दिखना चाहिए बैलेंस शीट में?
वो इसलिए बोलता है कि गुडविल एसेट है, खोखा। वो अगर आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो कुछ वैल्यू नहीं है उसकी, वो खाली खम पड़ा हुआ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपकी फर्नीचर अगर बैलेंस शीट में, मतलब वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आप फर्नीचर बिजनेस में यूज कर रहे हो, जिससे आप कुछ गेन कर रहे हो, आपको इनकम कमाने में हेल्प कर रहा है। मशीन है आपके बैलेंस शीट में, तो उससे आप यूनिट्स प्रोड्यूस करके निकाल रहे हो, वो आपको इनकम कमाने में मदद कर रहा है। अगर गुडविल आपके बैलेंस शीट में दिख रहा है तो खोखा है, तो बेच भी नहीं सकोगे। कौन आपको बोलेगा? आप किसी को बोल सकते हो मेरे नाम का मेरे को पैसा दे? कैन यू सेल योर गुडविल टू समवन? इट्स नॉट, अनलेस एंड until you liquidate the business. Unless and until you liquidate the business, your someone is buying your business, at that time he will give you for goodwill. But ऐसे ही आपको एक फर्नीचर बेचना है तो get some money, आपको मशीन बेचना है तो get some money, कंप्यूटर बेचना है तो get some money. बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल बेचोगे तो कुछ पैसा आएगा क्या आपको? कुछ नहीं आएगा। तो ऐसा कोई एसेट दिखना ही नहीं चाहिए बुक्स में, बैलेंस शीट में अपीयर ही नहीं होना चाहिए, ये बोल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ओके, तो अगर आपको दिख जाए तो तुरंत उसको जीरो कर दो, वो डेप्रिशिएट कर दो, उसको राइट ऑफ कर दो। तो जैसे फर्नीचर डेप्रिशिएट होता है ना, तो कैपिटल टू फर्नीचर, वैसे गुडविल डेप्रिशिएट हुआ, कैपिटल टू गुडविल। समझ में आई बात? सीधा वो लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर दो आप इमीडिएट। एंड नाउ ये जो 6000 की गुडविल है, इज दिस टोटल गुडविल और शेयर ऑफ गुडविल? व्हाट इज दैट 6000? शेयर ऑफ गुडविल। अभी ये ए और बी ने क्या किया, एग्जिस्टिंग गुडविल जीरो कर दिया, जो भी लॉस था बेयर शेयर कर दिया, खत्म हो गया उनका पुराना गुडविल का लॉस। करने ही वाले थे इसलिए रखा था बैलेंस शीट में, तो कर दिया। अब नई गुडविल वो लोग ने वैल्यू की, तो प्रॉफिट बढ़ गए हैं, तो अभी गुडविल हो गई उनकी 6000 रुपीज। तो 6000 रुपीज में क्या सी पूरा 6000 लाएगा कि उसका शेयर लाएगा? हाउ मच should C give to A and B? His share. Share. What is his share in the goodwill? 2000. Ab is that 2000 he is bringing over and above that 20,000 of capital? No. नहीं दिया, he brought 20,000 capital. ऐसा नहीं दिया कि he is bringing something other than that in cash. Share of goodwill in cash ऐसा नहीं दिया। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन चेक करके देखो, हमने किया था क्वेश्चन नंबर 29th क्वेश्चन में देखो क्या दिया था, he brought his capital and his share of goodwill, अलग से दिया था। तो he brought his capital and his share of goodwill, दोनों लाया था। यहाँ पर is not getting his share of goodwill in cash, he is just getting that 20,000. So in such a situation what do? You assume that the 2000 अंदर पड़ा है, उसी में से हड़प कर लो। तो एंट्री हमारी सेम होगी, इट विल बी लाइक दिस। कल भी हमने किया था, बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल, दैट इज बैंक टू सी कैप 20,000, और इसी 20,000 में से विल हड़पोफाई दैट 2,000। तो सी कैप टू ए कैप टू बी कैप, ऐसा हो रहा है। 2,000 हम लोग निकालेंगे, इन विच रेशियो विल दे डिस्ट्रीब्यूट दिस 2,000 इन? Old ratio. सैक्रिफाइस एंड गेन, याद है? ये 1/3 गेन कर रहा है, वो 1/3 सैक्रिफाइस कर रहे हैं, मतलब 1/3 का हाफ और 1/3 का हाफ। सिंस SR is not given, we assume OR equal to SR. Are you getting that? So 1/6 is given by A, 1/6 is given by B, and 1/3 is received by C. Got that? So कितना जाएगा इसको? 1000 you will distribute. तो हुआ क्या इसका मतलब? देखो यहाँ पे कैपिटल में ऐसा दिखेगा, सी कैपिटल में 2A कैप टू बी कैप, सी कैपिटल में 2A कैप टू बी कैप। इसका कैपिटल कम कर देंगे 2,000 रुपए से, शेयर ऑफ गुडविल से, और यहाँ पे आ जाएगा बाय सी कैप। ए को मिल गया 1000, बी को मिल गया 1000। अब कोई गुडविल बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं है, पहली गुडविल थी वो तो राइट ऑफ हो गई, खत्म हो गया, लॉस बेयर कर लिया ए और बी, उनको ही करना था, पुराना नाम का था। सी के वक्त वो लोग ने बोला अभी गुडविल की वैल्यू हमारी 5.5 नहीं है, अभी 6,000 हो गए, क्योंकि प्रॉफिट्स बढ़ गए होंगे तो नाम बढ़ गया, तो गुडविल ज्यादा कर दी। तो अभी हो गया 6,000 गुडविल। 6,000 में will the new partner pay full 6,000 to the old partner? No, he'll obviously pay his share, क्योंकि फ्यूचर में उसको वो शेयर ही मिलने वाला है 2,000 बैठे बैठे, उसके लिए वो कॉम्पेंसेट कर रहा है अभी से। फ्यूचर में समझो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट हो गए 6,000 और वही गुडविल थी, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 ईयर, बैठे बैठे तीनों को मिलेगा, ए बी और सी तीनों को मिलेगा 2,000 2,000 2,000। सी को तो मुफ्त में मिल रहा है बिना कुछ मेहनत किए,
उसके हक का पैसा नहीं है, सी विल गिव दैट मनी इन एडवांस टू ए एंड बी। सी का कैपिटल कम कर दिया और ए और बी का कैपिटल बढ़ा दिया इन द सैक्रिफाइस रेशियो, दैट इज 1:1। अब क्या हुआ, अब सी का कैपिटल कितना गिना जाएगा बताओ मेरे को? 18,000। 18,000। और अभी अगर आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल करना है तो आप कितना लोगे? 18 की 20? 18. अब आप 18 ही पकड़ के चलो, उसका कैपिटल इज नॉट 20, उसका कैपिटल इज ओनली 18,000, दैट इज द मीन। दैट क्लियर? पॉसिबल सिचुएशन होंगी, या तो वो गुडविल एक्स्ट्रा लाएगा कैपिटल, तो हड़प लो, कैपिटल डेबिट करो, न्यू में ट्रांसफर कर दो, या तो फिर उसके अंदर लाएगा तो कैपिटल में से ही निकाल के दूसरे पार्टनर को शेयर दे दो। एंड इसके बीच में अगर आपको एग्जिस्टिंग गुडविल दिखाई दे तो क्या करने का? कभी भी एग्जिस्टिंग गुडविल सिंपली राइट इट ऑफ, गिव इट टू ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड फिश। पुराना लॉस, पुराना पार्टनर। जस्ट थिंक लाइक दिस, existing goodwill, you can think like this: there was a furniture in the books which was valueless. There was a furniture in the books which was valueless. 5,500 ka furniture was valueless. So what you might have done? You might have debited it to reval. An entire loss would have been borne by the old partners in the old ratio. That's what we are doing. It's a valueless asset, existing valueless asset. Got it? Yeah, you had a doubt, Rohan? रौनक? यस सर, 12th में हम लोग रेज करके रिटर्न ऑफ का दूसरा करते थे ना। हाँ, रेज पुराने पार्टनर से करते, फिर सब पार्टनर्स को राइट ऑफ करते थे। राइट ऑफ करते थे। एक्चुअली आप देखो तो इफेक्ट सेम आएगा। हाँ, इफेक्ट सेम आएगा, वही मैंने किया था। आपने वही किया है, रेज और राइट ऑफ ही किया है। बट कभी कभी क्या होता था, खाली रेज करते थे हम लोग, राइट ऑफ नहीं भी करते थे, याद है? तो रेज करके दिखाते तो वापस बैलेंस शीट में दिख जाता था गुडविल, वो नहीं दिखाने का। तो यहाँ पे वो रेज वाला केस नहीं होगा, रेज एंड राइट ऑफ ही होगा हमेशा। तो हम लोग दूसरा वाला करेंगे तो नहीं चलेगा ना? नहीं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऐसे दिखाना, क्योंकि मैं बोल रहा था ना, वहां पे हम लोग खा जाते थे, वो न्यू पार्टनर का पैसा दिखाते ही नहीं थे। यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि न्यू पार्टनर ला रहा है 20, कैश दिया, कैश कंसिडरेशन ला रहा है, तो तभी हमने 20 रिकॉर्ड किया, 2,000 उसमें गुडविल रिकॉर्ड किया, और फिर वो 2,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,000 ये दिखाना जरूरी है। तो प्रेजेंटेशन ऐसे ही रखना, डोंट डू इट इन द 12th स्टैंडर्ड फॉर्म। आंसर सेम मिलेगा बट प्रेजेंटेशन विल चेंज। ओके, और थर्ड केस तो बिल्कुल ही निकल गया, आप खाली रेस करके रख ही नहीं सकते। यू कैन नॉट शो योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज इट इज, यू विल हैव टू राइट इट ऑफ इमीडिएटली। ओके, देन बड़े आगे, नेक्स्ट वन आफ्टर गुडविल व्हाट डू वी हैव? आरडीडी इज एट 10%, रिवैल पे जाते हैं। आरडीडी इज एट 10%, मतलब 2,000 रखना है तो 1,000 से आरडीडी बढ़ानी है आपको, सिंपल है। बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 110%, इज टू बी वैल्यूड मतलब फ्यूचर तो सिंपली बढ़ाने का है, तो बाय बिल्डिंग हो जाएगी। अब बैंक में बैलेंस लिखना भूल गए। बैंक में टू बैलेंस भी रह गया क्या? 15,000। बाय बिल्डिंग कर दो, कितने से बड़ा है बाय बिल्डिंग? 10% से बड़ा है, तो दैट इज 10,000 का 10%, दैट इज 1,000। एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 90%। अभी वो एक ही सेंटेंस कॉमन है, बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 110% एंड प्लांट इज टू बी वैल्यूड एट 90%। इज टू बी मतलब फ्यूचर, फ्यूचर मतलब कम करना है, तो टू प्लांट डायरेक्टली कम कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। दैट विल बी 1,000 से कम, 10% से कम, so that is 9,000, that is 9,000। okay, then there are creditors of 1,000 who has waived 50% of the dues। 1,000 रुपए के क्रेडिटर ने 50% वेव किया, ऐसा नहीं बोल रहा है कि उसको सेटल कर रहे हैं, सिर्फ वेव किया, तो क्या एंट्री होगा आपका? creditors to reval, बाय क्रेडिटर्स टू रिवैल 500 रुपीज। तो बेसिकली आपके क्रेडिटर्स जो थे वो 6,000 थे। 6,000 में से 1,000 रुपए के क्रेडिटर ने आधा वेव किया, मतलब 500 रुपया वेव किया।
अभी भी बैलेंस शीट में कितने के क्रेडिटर्स बाकी हैं आपके? 5,500. 5,500. Is that clear? 5,500. 5,500 creditors will appear in the new balance sheet. Then after that we have furniture is valued at 90% of book value. वापस is valued, already 90% है, उसको 90 को 100 करना है, कल हमने किया था ना वैसे. तो ओरिजिनल वैल्यू वाज 100, उसको अभी गलती से हमने अंडर वैल्यू कर दिया है 90 करके. 90 इज वैल्यू, टू बी वैल्यूड नहीं है, इज वैल्यूड एट 90% ऑफ बुक वैल्यू. What is the value of furniture? That is 4,500. That is wrong. You need to make it right to 5,000. Need to make it right to 5,000. So your furniture has increased or decreased? Furniture has increased by 500 rupees. Got that? Prepaid expenses are written off. Written off मतलब कुछ return नहीं आएगा. Two prepaid expenses. 0 हो गए आपके ये asset. 1,000. There is an investment of 10,000 which is now considered of the value of 6,000 which is unrecorded. नया ही asset आ गया book में, unrecorded. So what should be the entry for that? By investment. By investment, how much? 10 or 6 or 4 what? 6,000. What is the final value? 6,000. Got it? अभी अपने को 10 से लेना देना नहीं है, वो तो पहले कभी था, वो तो बुक्स में ही नहीं था, 0 था. अब सडनली बुक्स में आया और कितना बन के आया? तो 6,000. So it's like 0 to 6. Your gain of 6. सर बट डेप्रिसिएशन हुआ ना 4,000 का. नहीं, डेप्रिसिएशन तब गिना जाता है जब एग्जिस्टिंग बुक में होता. एग्जिस्टिंग बुक में था ही नहीं, का वैल्यू 0 था. अनरिकॉर्डेड मतलब बुक वैल्यू वाज 0. नाउ सडनली इट केम एट 6,000. आपका उसका अगर अनरिकॉर्डेड है तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि नहीं है बिजनेस में. अभी देखो फॉर एग्जांपल आपका जो मशीन है, मशीन आपका था, आपने 10,000 का खरीदा था, आपने 10 इयर्स यूज किया, डेप्रिशिएट किया 1,000 से, अभी बुक वैल्यू 0 हो गया उसका. बराबर है? अभी आपने तो बुक में 0 कर दिया है, अभी वो स्क्रैप में बिक गया और यू गॉट 500 रुपीज. तो दैट इज सेल ऑफ मशीन ओनली. तो 500 रुपीज में बिक रहा है, बेच दिया तो आपको 500 का गेन हो जाता डायरेक्टली. और अभी सडनली आपको पता चला कि भंगार का भाव बढ़ गया और उस मशीन का वैल्यू 500 हो गया है, तो आप क्या करोगे? 0 से पहले वो बुक में लाओगे, बेचा नहीं है, बेचा नहीं. You will get that asset in the book, so that will be your gain. So that is what but investments generally don't depreciate na. They don't depreciate, they get changed, fluctuate in value. Appreciate, depreciate दोनों होता है उसका. तो हाँ, तो इसीलिए how do you record them at 0? हाँ, तो इसमें 0 नहीं है, इसमें 10,000 है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, आपने खाली रिकॉर्ड नहीं किया था. पर सर उसका पे तो 10,000 ही किया होगा ना. वो तो डिपेंड करता है अपने, हाँ, मार्केट वैल्यू में जो खरीदा रहेगा 10,000 कैश में से निकाल दिया होगा आपने, बट सेकेंड एंट्री आपने इन्वेस्टमेंट की पास ही नहीं की थी, ऐसा हो गया. आपने इन्वेस्टमेंट जब खरीदा होगा ना, तो ये एंट्री होना चाहिए ना, इन्वेस्टमेंट टू बैंक, राइट? तो आपका ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपने ये इन्वेस्टमेंट डेबिट नहीं हुआ है आपका बुक्स में, इसके जगह आपका जो था ये टू बैंक हो गया, तो ये कैपिटल चला गया आपका, उतना कैपिटल में से घट चुका है वो पैसा. ऐसा सिचुएशन. अनरिकॉर्डेड मतलब बैंक में भी नहीं हुआ होगा. नहीं, अनरिकॉर्डेड मतलब खाली इन्वेस्टमेंट इज अनरिकॉर्डेड, बैंक हैज बीन रिकॉर्डेड, बैंक में कोई चेंज नहीं हुआ. करेक्ट? आपको जितना अनरिकॉर्डेड एसेट आता है ना, फर्नीचर बढ़ रहा है, बिल्स पेबल बढ़ रहा है, एसेट कम हो रहा है, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर लाया बुक्स में, अनरिकॉर्डेड फर्नीचर आ गया बुक्स में, अनरिकॉर्डेड बिल्स पेबल आ गया बुक्स में. उन सब केसेस में आप किस में चेंज करते हो? खाली एसेट और लायबिलिटी में ही चेंज करते हो. डू यू मेक द चेंज इन डेटर, क्रेडिटर, बैंक? नो, दैट इज ऑल वन साइडेड. इट्स लाइक एन एरर यू कैन कंसिडर. एक वन साइडेड एरर हुआ है जिसमें आपने खाली बैंक की एंट्री किया, इन्वेस्टमेंट की नहीं है, ऐसा हुआ. वो करस्पॉन्डिंग एंट्री आपकी कैपिटल में गई है, आपका कैपिटल घटा है और बैंक घटा है दैट टाइम. समझा? सो ये अभी आप ला रहे हो बुक्स में, बट वो वैल्यू अभी 10 नहीं रही, अभी कितनी हो गई है? तो 6,000. बुक में था ही नहीं,
तभी वो बैंक वैंक घट गया, कैपिटल घट गया और चल रहा है गाड़ी। अभी बुक्स में वो था ही नहीं, अभी सडनली दिख रहा है 6000, आपको पता चला 6000 में आपने उसको एंटर किया। आप उसको ऐसे कंसिडर कर सकते हो, आपने 10,000 का इन्वेस्टमेंट लाया अभी, तो आपका 10,000 का गेन हो गया और उसको आपने 4 से डेप्रीशिएट किया, तो वापस कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 4000, ऐसा हो रहा है। इसका हम लोग कंबाइंड एंट्री कर रहे हैं, कैपिटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कट हो गया 10 और 4 से, नेट इफेक्ट आपका हो गया इन्वेस्टमेंट बचा डेबिट में और इधर कैपिटल बचा क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट टू कैपिटल 6000, ये 6000 का जो कैपिटल क्रेडिट हो रहा है इसके लिए हम लोग रिवैल क्रेडिट कर रहे हैं, या गिविंग अ क्रेडिट टू रिवैल। ओके, ये प्रैक्टिकली बहुत वेग है, ऐसा होने का चांस बहुत नेग्लिजिबल है, बट थियरी में आते रहता है, आपने देखा होगा पहले भी। अनरिकॉर्डेड सिंगल एंट्री था ना आप लोगों को? यस, यू आर देयर विद द सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री था ना तुम लोगों को? सिंगल एंट्री में भी आता था, याद है? अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी ब्रॉट इन द बुक्स। शुरू में नहीं था, बीच में आ जाता था, या कभी अनरिकॉर्डेड आपको गेन लॉस में दिखता था। रीवैल्यूड, डेटर्स रीवैल्यूड, स्टॉक रीवैल्यूड, वो अनरिकॉर्डेड था, सब बुक्स में आ रहा था। ओके, कभी अप्रिशिएशन होता है, समटाइम्स इट इज अनरिकॉर्डेड, ऐसा भी देता था, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स ब्रॉट इन द बुक्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स ब्रॉट इन द बुक्स। उसका मतलब ये होता था आपने पहले वो एंट्री नहीं की थी, डेटर नहीं थे या क्रेडिटर नहीं थे, और अभी आ रहे बुक्स में। गॉट इट? तो ये होगा आपका बाय इन्वेस्टमेंट 6000 रुपीज, and in your new balance sheet it will now appear at 6000. That's your sudden gain of 6000 rupees. Okay, then what do we have next is there was an unrecorded liability of 1000. वापस सेम सिचुएशन, unrecorded liability of 1000 का क्या सीन हुआ होगा? लाइबिलिटी 0 से 1000 हो गई, बाहर की लाइबिलिटी अभी पे ऑफ करनी पड़ेगी, तो व्हाट एंट्री यू विल पास? बाहर लाइबिलिटी थी, अभी पे ऑफ करनी पड़ेगी, रिवैल में डेबिट साइड, रिवैल में डेबिट, आपका कैपिटल घट गया और लाइबिलिटी बढ़ गई। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, टू लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड, दिस इज 1000 रुपीज। बाहर की कोई लाइबिलिटी होगी, जैसे कंटिजेंट लाइबिलिटी होती है, कोर्ट केस पेंडिंग हो गया, किसी को कॉम्पेंसेशन देना हो गया, भी सडनली बुक्स में आ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ी तो कैपिटल घट जाएगा, लॉस हो जाएगा उतना अपना जैसे। अनरिकॉर्डेड है तो ब्रिंग इट इन द बुक, 0 का 1000 किया, एंड दैट्स इट। सी ब्रिंग्स द प्रोपोर्शनेट कैपिटल दैट वी हैव ऑलरेडी डन। यू कैन गेट योर प्रॉफिट और लॉस। कितना आ रहा है यहाँ पे? 4,000। 8000 का तुम्हारा टोटल हुआ एंड 4000 का प्रॉफिट हुआ। गो टू ए एंड बी, तो टू ए कैप टू बी कैप, दैट्स योर प्रॉफिट, 2000 each, corresponding effect in your capital. Buy reval 2000 each. Goodwill is tallied, कभी दिखने वाला नहीं है। कैपिटल को बंद करो, देयर इज नथिंग लाइक प्रोपोर्शनेट कैपिटल रखा नहीं है अभी से, बैलेंस करके कैरी फॉरवर्ड। व्हाट्स योर बैलेंस इन एज कैपिटल? दिस इज 25, दिस 25, दिस इज टू बैलेंस CD 22,250, एंड इसका है 25 अगेन minus 2750, 22,250, and this is 20,000 minus 2,000, that is 18,000. Go to your partner's capital. A cap, B cap, and C cap. 22,250, 22,250, and 18,000. 44, 62, 62, 62,500 आ रहा है ये? Getting that 62,500. लिखते जाओ, what is your bank balance now? It is 35,000. Bank is 35,000.
Debtors are 20 only, but RDD has increased. Your debtors will be 2000. That is 18. RDD will be 2000, so it is 18. Building has increased from 10 to 11. This is 11,000. Machinery was 10,000 less revalued by 1, so it has become 9 now. Furniture was 4,500 plus revalued 5,000. Goodwill is written off already. Existing goodwill का loss share हो गया. Prepaid expenses are 1,000. Prepaid expenses sorry नहीं दिखेगा, zero हो चुका है. Prepaid expenses are 0. Capital हो गया. Sir, Creditors Outstanding expenses बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा ना, क्योंकि they will be paid off within the year. but ये within the year हुआ कहाँ है यहाँ पे? तो पे बनाया हमने. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को रीवैल्यू तो किया नहीं है. ये बैलेंस शीट आपने 31 मार्च को ही बनाई है ना यार, और आप एक ही दिन के बाद 1 अप्रैल को रेडी करके दिखा रहे हो. एक साल के बाद नहीं कर रहे हो आप. इमीडिएटली ऑन दैट डेट यू आर डूइंग. आपका अभी भी पेंडिंग है जो आइटम्स है वो सेम कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ना. क्रेडिटर्स आर हाउ मच विल बी क्रेडिटर्स नाउ गाइस? हाउ मच विल बी क्रेडिटर्स? 5,500. 500 out of 6,000. 5,500 will 500 have been written off, so it is now 6 minus 500. 6,000 minus 5, that is 5,500. मिनरल रिजर्व हो गया. बैंक लोन सेम आ जाएगा 10,000. बैंक लोन इज सेम 10,000 and outstanding expense will be as it is. एक साल बाद क्या करते हैं तो गायब हो जाता है ना. सिंगल एंट्री में करते थे हम लोग, याद है? एक साल बाद फिक्स्ड एसेट शुड रिमेन सेम. करंट एसेट्स के बारे में कुछ नहीं दिया तो इग्नोर. तो सेम डेट कर रहे हो ना. 31 के बाद एक ही दिन में हम लोग सुपरमैन बताया था ना. प्रैक्टिकली इट मे टेक अ प्रोसेस ऑफ 2 or 3 months, बट वी आर डूइंग इट विद इन 1 month, विद इन 1 day. सेम डे वी आर मेकिंग इट रेडी एंड डूइंग इट. ओके, कितना आ रहा है टोटल? बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा. 6,000. इन्वेस्टमेंट लिखना है. न्यू एसेट इन्वेस्टमेंट आई एम राइटिंग इट ऑन टॉप. 6,000 का न्यू इन्वेस्टमेंट है. और कुछ है न्यू? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है. अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई है. कितने की? 1000 की. 84,000 पे हो रहा है टैली. 84,000. It tallies on 84,000. Tallies on 84,000. Have you got that? Sir, revaluation दिखाओ ना. Yeah. Your evaluation. Basically, important was goodwill over here again. Goodwill में थर्ड और फोर्थ केस जो था raised and written off. Okay? उसी का नेट इफेक्ट वाला केस है ये. बट थर्ड और फोर्थ केस के जैसा प्रेजेंट नहीं करना है इसको. पहले रेज नहीं करना है. बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आपको गुडविल का पैसा नहीं मिला ना तो गुडविल को डेबिट करो ही मत. गुडविल का पैसा मिलता है ना, आपसे कोई गुडविल खरीदता है तभी उतनी ही गुडविल दिखावा. तो पहले टोटल गुडविल वो रेज करते थे 6,000, फिर 6,000 राइट ऑफ करते थे. वो दिखाओ ही मत. पैसा आपको कितने का मिला? 2,000 का मिला ना, तो 2,000 की एंट्री करो. बैंक टू न्यू पार्टनर कैपिटल एंड देन न्यू पार्टनर टू कंटिन्यूइंग ओल्ड पार्टनर. न्यू पार्टनर को 2 से डेबिट करो और कंटिन्यूइंग को 2 से, और ओल्ड पार्टनर को 2 से क्रेडिट करो. ऐसा जितने गुडविल का आपको पैसा मिला उतनी गुडविल दिखनी चाहिए. और बाय चांस आपको दिख गई बैलेंस शीट में गुडविल तो उसको 0 कर दो बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू ओल्ड पार्टनर. व्हाटएवर द सिचुएशन, वेदर एडमिशन, वेदर रिटायरमेंट और डेथ, एग्जिस्टिंग गुडविल तो साफ ही कर देनी है.
पुराने पार्टनर को उसी दिन कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं कर रहे थे, अभी कर देते हैं। ओके सर बैलेंस शीट दिखाओ ना। समझ लो, जर्नल ड्रॉ कर लो इसका फटाफट, फिनिश ऑफ द जर्नल एंट्री। प्रैक्टिकली कंपनीज भी यही करती हैं। अभी एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीदा है और बाय चांस उसमें गुडविल आ गई, तो वो इमीडिएटली अपने कैपिटल रिजर्व से वो गुडविल को साफ कर देती है, नॉट फ्रॉम रेवेन्यू रिजर्व, फ्रॉम कैपिटल रिजर्व। गुडविल इज कंसिडर्ड टू बी अ कैपिटल लॉस। लॉन्ग लंपसम लॉस हुआ है ना, बड़ा बिजनेस खरीदा और लंपसम लॉस हुआ है, साल दर साल से नहीं हुआ है। गुडविल इज अ कैपिटल लॉस एंड कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व है। अगर आपके पास 50,000 का कैपिटल रिजर्व है और 10,000 की गुडविल है, तो आप सेट ऑफ करके कैपिटल रिजर्व को 40,000 बना दो, कैपिटल रिजर्व टू गुडविल, राइट इट ऑफ इन द कंपनी। दिखनी नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके राइट ऑफ करो। फिर भी 6 साल के बाद भी अभी तक फेसबुक ने व्हाट्सएप की गुडविल रखी हुई है $20 बिलियन की, इनफैक्ट उसको बढ़ाई है। क्यों? फेसबुक ने खरीदा था व्हाट्स, तो गुडविल आई थी $20 बिलियन, $19 बिलियन आई थी, अभी $20 बिलियन दिख रही है। होगी उतनी। अभी भी बेचेगा ना तो उसको मिलेगी $20 बिलियन, ऐसा है। तो ऐसा कोई आपके पास ऐसा, जैसे पेटेंट्स होते हैं, पेटेंट्स आर इंटेंजिबल एसेट, या ब्रांड नेम विच इज एन इंटेंजिबल एसेट, तो सबको जीरो नहीं करना है। जिसकी सेल वैल्यू है, जिसको आप बेच सकते हो, जिसमें से पैसे आ सकते हैं, उसको जीरो नहीं करना है। समझ में आई बात? तो ये गुडविल भी patents patents are considered assets, so patent pending is also considered an asset. पेटेंट पेंडिंग मतलब Like you've paid for the patents but they've not been issued to you. नहीं, वो कैसा एसेट रहेगा? अभी तक वो तो इन प्रोसेस है ना, आपको हो जाएगा, यू आर ओनिंग दैट पेटेंट, then it will reflect as an asset which you can sell and which you can make money. Here though you have applied for those patents and you are yet to get that. Till that point of time it is not an asset. Once you get the ownership of those patents, only then it will be considered as an asset. तो स्टैंडर्ड्स यही बोलता है कि आपको देखो, उधर स्टार्टिंग में दिया हुआ है थियोरी में, गुडविल का पार्ट में, गुडविल चैप्टर में रिकमेंडेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, पढ़ो। Accounting standards require an enterprise to recognize an intangible asset only if and only if certain conditions are satisfied. Namely, number 1, an intangible asset must have the characteristic of an asset. It means that it must have some value and must be clearly identifiable so that it can be sold without disposing the other assets or future benefits owing from other assets. इंटेंजिबल एसेट को आप बुक में तभी दिखा सकते हो जब उसकी वैल्यू बराबर से ढूंढ सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो और उसको बेच सकते हो वो वैल्यू रियलाइज करने के लिए। उसी को बेच के वैल्यू रियलाइज होनी चाहिए, कोई दूसरा एसेट अफेक्ट नहीं होना चाहिए उसको बेच के, ऐसा दिया है। तो वो गुडविल की वैल्यू अगर आप प्रॉपरली कर सकते हो, जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप की हुई है, तो आप दिखाओ बुक्स में, बिजनेस को बेचोगे तो इतना वैल्यू आ जाएगा। बट आप क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपने मर्ज कर दिया वो बिजनेस को अपने साथ, एक ही बना दिया, उसकी कोई आइडेंटिटी रही नहीं है अभी, तो फिर उसकी बिजनेस का कोई अलग से नाम मिलने वाला नहीं है आपको। यू गेटिंग दैट? सो फॉर एग्जांपल, अभी क्रीम सेंटर ने अचीजा को खरीदा और अचीजा के नाम से चला रहा है, तो शायद उसकी गुडविल बचे बुक में, शायद वो बेच के उसकी गुडविल रियलाइज कर सकता है। बट क्रीम सेंटर ने अचीजा को खरीद के क्रीम सेंटर ही बना दिया, उसी की ब्रांच बना दी, तो फिर अचीजा इन नो मोर इन एग्जिस्टेंस। फेसबुक ने भले ही व्हाट्सएप को अक्वायर किया है, बट उसने नाम चेंज नहीं किया है। फेसबुक ने इंस्टाग्राम को अक्वायर किया है, he hasn't changed the name. Are you getting the point? WhatsApp is still as an independent business चल रहा है, वो सब जगह नाम फेसबुक नहीं कर दिया उसने। He can still hive off that business, he can sell off that business and make some good profits out of that. It's possible. So that all depends कि existing business कैसा चल रहा है, नया business का नाम कैसा चल रहा है, merge हो रहा है, same common हो रहा है कि नहीं। अगर कॉमन हो जाता है तो आपकी गुडविल वाइप ऑफ हो जाएगी।
फिर आपको राइट ऑफ ही करनी पड़ेगी बुक्स में से, फिर कोई जा रहा ही नहीं है. Got it? And so what is the difference between patents, copyrights and trademarks? देखो, पेटेंट्स आर मेनली फॉर इन्वेंशंस. पेटेंट्स आर मेनली फॉर इन्वेंशंस. आपने कोई टेक्नोलॉजी इन्वेंट की है या कोई मेडिसिन में फॉर्मूला इन्वेंट किया है, तो यू पेटेंट इट एंड कीप इट. ओके, यू रजिस्टर दैट पेटेंट. आपको गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसको आपको पेटेंट राइट्स का सर्टिफिकेट मिलता है. उसको आपको रिन्यू भी एवरी ईयर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है, रिन्यूअल फीस भरनी पड़ती है. दैट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस. वन टाइम एक्विजिशन ऑफ पेटेंट का जो खर्चा करते हो, दैट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो आपका एसेट है. फिर आप वो पेटेंट किसी को बेच सकते हो आपकी चॉइस के ऊपर. आपने कोरोना की मेडिसिन बनाई, उसको पेटेंट करवा दिया, अभी किसी और को कोरोना का सेम फॉर्मूले से मेडिसिन बनाना है, so he'll have to purchase patents from you by paying you crores of rupees obviously. कि वैल्यू आप डिसाइड करो जो आपको रखनी है, जो आपको देने वाला है वो सामने वाला, तो वो आप उतने में बेच सकते हो. एंड देन he'll get the rights, okay, but only he will get the rights. और कोई नहीं बना सकता है वो पेटेंट. जिसके पास पेटेंट है वही बना सकता है वो मेडिसिन, या जिसके पास पेटेंट है वही टेक्नोलॉजी यूज कर सकता है. वैसे ही आपका ये होता है अपना पेटेंट का लाइफ होता है 5 से 7 साल 10 साल की लाइफ होती है. आपको मर्जी उतने टाइम का लाइफ का पेटेंट दो, उसका उतने सालों तक वो यूज कर सकता है, उसके बाद नहीं. तो जो खरीदने वाले पार्टी है उसको डेप्रिशिएट करना पड़ेगा उस पेटेंट को, अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको. ठीक है, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ करना पड़ेगा. तो पेटेंट इज मेनली फॉर इन्वेंशंस आइदर इन फार्मा कंपनीज, फार्मा इंडस्ट्रीज और इन टेक्नोलॉजी कंपनी. अभी ये इलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने, इलॉन मस्क, टेस्ला. के पास तो बहुत सारे हैं. उसके बाद बहुत सारे 300-400 पेटेंट्स है, लेकिन उसमें से काफी कुछ अराउंड 250-300 पेटेंट्स ही हैज सोल्ड टू यूएस गवर्नमेंट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. बनाओ, लो टेक्नोलॉजी वापरो, उद्धार करो पब्लिक का. ही हैज सोल्ड दोस पेटेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू द यूएस गवर्नमेंट. बाकी जो कोई इलेक्ट्रिक वाले व्हीकल के पेटेंट्स है, कोई नई टेक्नोलॉजी, उससे भी ज्यादा उसके पास SpaceX में है. SpaceX में है, वही SpaceX अब टेस्ला दोनों में से आई थिंक दोनों कंपनीज को उसने काफी सारे बेच दिए, गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए दे दिया. फैल्कॉन पे उसके पास 10 या 15 थे. इस पे फैल्कॉन जो बनाया अभी रॉकेट बनाया उस पे. या सो मेनी टेक्नोलॉजिकल पेटेंट. जापान में काफी, इंडिया अभी पेटेंट्स खरीद रहा था काफी सारे जापान से फॉर टेक्नोलॉजी यूज एंड ऑल, बुलेट ट्रेन के वक्त. तो पेटेंट आपका ये जनरली इन्वेंशंस पे होता है, नए टेक्नोलॉजीज या नई फॉर्मूला इन मेडिसिन, R&D करके आपने ढूंढा. कॉपीराइट्स होता है मेनली फॉर योर कंटेंट, intangible content, mainly in case of novels और films और books. इन सब पे कॉपीराइट्स होता है. आपने देखा होगा राइट्स रिजर्व्ड, कॉपीराइट्स रिजर्व्ड. मैचेस पे होता है, आप कंटेंट टेलीकास्ट कर रहे हो, मैचेस टेलीकास्ट कर रहे हो, तो प्रीति मैम के पास भी है. प्रीति मैम के पास बुक के फर्स्ट पेज कॉपीराइट्स रिजर्व्ड. वो तो बेचारा अपना ICAI के पास भी है कॉपीराइट्स रिजर्व्ड, बट वी आर कॉपिंग एंड वी आर गिविंग यू द सम्स एंड ऑल. ओके, बट वो क्या, दूसरे इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, थोड़ा अमाउंट चेंज करते हैं, नाम कर देते हैं चेंज और डाल देते हैं. तो ये कॉपीराइट्स को इतने कोई का ध्यान भी नहीं देता, क्योंकि साइट पे पब्लिश्ड है एंड नोट्स एंड ऑल. अगर आप केस करो, आगे जाके केस करेंगे तो आप जीत सकते हो, बट इट टेक्स अ ह्यूज प्रोसेस. बहुत वैल्यूएबल कंटेंट रहता है. जैसे कि अभी JK रोलिंग का नॉवेल था हैरी पॉटर, उसके हंड्रेड्स एंड क्रोर्स ऑफ लैक्स ऑफ कॉपीज बिके हैं. इट्स अ वेरी वैल्यूएबल कंटेंट. तो वो कॉपीराइट करवा के रखा है उसने. तो अगर उसमें मूवीज बना है, वार्नर ब्रदर्स ने मूवीज बनाया है, तो वो कॉपीराइट खरीदा है उस बुक से, उसका पैसा दिया उसको JK रोलिंग को, और फिर बनाया है. वैसे ही बाहुबली बना, ऐसा पिक्चर बना इतना बड़ा ह्यूज लेवल पे, उसको कोई भी टेलीकास्ट नहीं कर सकता. उसको ये सब राइट्स खरीदने पड़ते हैं, सोनी वाले को राइट्स खरीदने पड़ते हैं, आपके ZTV वाले को राइट्स खरीदने पड़ते हैं, टेलीकास्ट राइट्स, दे आर ऑल कॉपीराइट्स. ओके, IPL के टेलीकास्ट राइट्स सोनी वाले को खरीदने पड़ते हैं, सेटमैक्स वाले को खरीदने पड़ते हैं, स्टार स्पोर्ट्स वाले को खरीदने पड़ते हैं. दीज आर ऑल टेलीकास्ट राइट, दीज आर ऑल कॉपीराइट्स. ओके, कंटेंट का कॉपीराइट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, और उसकी टर्म होती है, जितने टाइम तक वो देता है उतने टाइम तक ही वैलिड गिना जाएगा, उसके बाद नहीं. 5-year contract, 10-year contract, 6-year contract. Okay, that is your rights का contract. And the third one, what you ask, trademark. Trademark is a registered brand name. Trademark is a registered brand name. मतलब आप कोई ब्रांड नेम को आप रजिस्टर करवा देते हो गवर्नमेंट के साथ. R देखा होगा आपने, या TM देखा होगा, माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर TM या R सर्कल करके दिया होता है. इट्स अ रजिस्टर्ड ब्रांड नेम. दैट्स कॉल्ड. मोस्ट ऑफ द ब्रांड नेम्स जितना आपको दिख रहा है, लाइफ बॉय, सनसिल्क, लक्स, डेटॉल, ये सब रजिस्टर्ड है.
The Lifebuoy is the brand name of Hindustan Unilever. Same is the Surf or your Rin or your soaps में और कौन सा तुम्हारा Lux. These are all brand names of Hindustan Unilever. वो सबको उसने रजिस्टर करवा के रखा है, ट्रेडमार्क बना के रखा है, कोई नाम करके बेच नहीं सकता है. तो अगर किसी और को लक्स नाम या लाइफबॉय नाम से बेचना है साबुन, उसको ब्रांड नेम पर ट्रेडमार्क्स खरीदना पड़ेगा, ट्रेडमार्क्स खरीदना पड़ेगा फ्रॉम हिंदुस्तान यूनिलीवर. सर ब्रांड नेम. या सर कॉपीराइट वन टाइम एक्सपेंस भी रेवेन्यू है. Copyright is an asset, boss, not a one time expense. It is a one time, but it is asset. One time asset. आपने copyrights, अभी देखो, मैंने बाहुबली के टेलीकास्ट राइट्स खरीद लिए 50 करोड़ रुपए में. आई एम अ चैनल, तो वो कॉपीराइट्स मेरा एसेट में जाएगा. अब उस एसेट से मैं कितना टाइम तक टेलीकास्ट करके पैसे कमा सकता हूं, I will decide. I mean, writer of that asset over the number of years of benefit. सूर्यवंशम वो 15 साल से दिखा रहा है सोनी मैक्स वाला, तो उसने वो कॉपीराइट 1 करोड़ खरीदा रहेगा. अभी तक उसके पब्लिक अभी भी देखता है. I've seen people who are still watching सूर्यवंशम on Set Max. So they are still earning some revenue. So they are still writing off that asset over that span. 1 crore को depending on the life of the asset you will write it off. 10 years, 15 years. IPL के telecast rights depend on the IPL. 5 साल का telecast right है. हाँ, तो मतलब अभी 5-10 साल पुराना मैच रहेगा, वो अभी भी आता है स्टार स्पोर्ट्स पे, तो अब तक उसका वो sometimes या उसका हाइलाइट्स का राइट्स इसके पास है अभी उस मैच का. some very unique match. वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया वाला शारजा सीरीज या इंडिया पाकिस्तान वाला वर्ल्ड कप 2003, those matches are like, उसका राइट्स तो उसने तब भी ले लिया था, पैसे उसको मिल गए थे. भी हाईलाइट करके वो और कमा रहा है, डेप्रिशिएट उसके हिसाब से. सर अभी जो अभी वापस आ रहा है तो उसका भी वापस पे करना पड़ता. न्यू राइट्स, यस, एवरी ईयर ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है. अभी लास्ट आईपीएल हुआ था ना, 5 साल का राइट्स वेयर आई थिंक वॉन बाय स्टार स्पोर्ट्स रिसेंटली, ऐसा कुछ था. वो हॉटस्टार और डिज्नी ने ले लिया. और हॉटस्टार को तो पूरा ही खरीद लिया डिज्नी ने. तो टेक ओवर था, बिजनेस अक्वायर किया है. ये तो खाली है ना टेलीकास्ट राइट. 5-5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देता है बीसीसीआई. पहला 5 साल आई थिंक सेट मैक्स को था. फर्स्ट आईपीएल का 5 साल सेट मैक्स पे आता था, सोनी वाले ने लिया था. फिर स्टार स्पोर्ट्स वाले ने लिया फॉर 5 इयर्स. तो 5 साल खत्म हो गए. उसके बाद अभी नेक्स्ट आई थिंक वापस स्टार स्पोर्ट्स ने रिन्यू किया. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, इस साल आईपीएल हुआ ही नहीं. तो ऐसा होता है, एवरी 5 इयर्स दे रिन्यू द कॉन्ट्रैक्ट of that right. So does that mean that a theater has to pay for rights in order to show a movie? Yes, वो rights मतलब वो रील्स खरीदते थे पहले. फिजिकल रील्स आते थे आपके, फिजिकल रील्स वो बड़े बड़े डब्बे में आते थे और प्रोजेक्टर में उसको टेलीकास्ट करके दिखाते थे. नाउ इट इज ऑल ऑनलाइन. वो WFO मूवीज आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में एड आती है. तो अभी क्या होता है, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूटर्स वो राइट्स खरीद लेते हैं and distributors sell it to the theater owners. Now big change like PVR and all. PVR है, Carnival Cinemas है तुम्हारा, और एक कौन सा था साउथ में एक और है, don't remember the name. Cinemax था. Cinemax को अभी PVR ने acquire कर लिया है. तो PVR है, Carnival Cinemas है. ये लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोड्यूसर से टेलीकास्ट राइट्स खरीद लेते हैं थिएटर चेन्स. तो ये राइट्स पूरे थिएटर ओनर्स वाले खरीद के आपको टेलीकास्ट करके दिखाते हैं. They have to purchase. Yes, these are all copyright. समझ में आई? हर कंट्री में ऐसे अलग अलग होता है. मतलब मैंने यूएस में पेटेंट बनाया और वो इंडिया में वापस मेरे को पेटेंट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा. सेम इंडिविजुअल गवर्नमेंट में. उसका भी 2 टाइप रहता है ना. एक होता है डोमेस्टिक पेटेंट्स, दूसरा होता है इंटरनेशनल ना. इंटरनेशनल आर वैलिड थ्रू द वर्ल्ड. हाँ, वैलिडिटी उसका डिपेंड करता है तुम्हारा विद इन द कंट्री है कि आउटसाइड द कंट्री. बट whoever invents it ना, पहले तो वो सेल्फ जो इंटरनेशनल है तो ऑब्वियसली सब जगह वैलिड होगा. बट विद इन द गवर्नमेंट ही हैज टू रजिस्टर. विद इन द कंट्री ही वांट्स टू सेल, देन ही वांट्स टू बाय. इंटरनेशनली उसको करना है तो इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन अलग होता है. उसको फिर कॉमन लॉ लग जाता है, उसको ये बोलते हैं इंटरनेशनल लॉ लगता है. ओके, देयर इज अ नेशनल लॉ एंड देयर इज एन इंटरनेशनल लॉ. इंटरनेशनल लॉ के अंदर उसको रजिस्टर करना पड़ता है. और फिर इंटर कंट्री उसको सेल करना है, जैसे जापान इज सेलिंग टू इंडिया. और if we are buying some technology from Facebook or Google, अभी Reliance ने recently investment लाया है from Google 30-35,000 crores का. So he will get the know-how, technical know-how and all from Google. So वो international patents purchase करेगा from Google. ऐसा.
बट उसने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया है तो उसको स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बोलते हैं। तो एज अ पार्टनर वो उसको यूज करेगा। यहाँ पे रिलायंस ने पैसा दिया नहीं, रिलायंस ने उसको कंपनी में स्टेक दे दिया, अपने जियो में उसको 7% का स्टेक दे दिया, और उससे अभी वो नॉलेज और पेटेंट्स और टेक्निकल नो हाउ सब शेयर करेगा, और जियो से जो प्रॉफिट्स होंगे वो प्रॉफिट्स रेमिट करेगा टू गूगल एंड टू फेसबुक। ऐसा हो जाएगा। दिस इज अनदर वे ऑफ डीलिंग। आपको पूरे पेटेंट्स खरीदने नहीं है, आप उसको शेयर होल्डर ऑफर कर दो। आपको शेयर होल्डर बना दोगे तो आपको पैसा भी देने की जरूरत नहीं है। These are all called as shares issued for consideration other than cash। ये हम लोग शेयर, वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। सर ऐसा भी लगता है ना कि मुकेश अंबानी सबको भरवा के खुद भाग जाएगा बाद में। नहीं he is giving out so much stake। नहीं, कहाँ दिया है उसने? 33% स्टेक दिया है अभी तक जियो का। स्टिल 67% इज लाइंग विद द पेरेंट कंपनी रिलायंस। आपका स्टेक 25-30% तक हो सकता है, इसने एक शेयर होल्डर को 25% नहीं दिया है। The SEBI recommends only 25 to 30%, 25% ownership for being a proprietor। 25% स्टेक होगा ना आपका तो यू आर अ प्रोप्राइटर। आपके पास 51% से ज्यादा होनी जरूरी नहीं है। तो थियोरेटिकल कंसेप्ट है 51% वाला। 25% अगर एक शेयर होल्डर के पास हुआ ना तो ही इज द मैक्सिमम शेयर होल्डर। अभी ये सबको चुन्नू मुन्नू दिया है, एक को 25% नहीं दिया है, 1-1%, 15 जन को दिया है। 33% स्टेक हैज बीन सोल्ड टू 15 डिफरेंट शेयर होल्डर्स। सऊदी अरब वाला कंपनी है, फेसबुक है, गूगल है, टीसीआई एक दूसरा वेंचर कैपिटलिस्ट है, तो 10-15 लोग हैं सब इन्वॉल्व। तो छोटा छोटा 1% 2% है। अभी भी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इज विद द पेरेंट कंपनी रिलायंस। तो शेयर होल्डिंग चलेगी उसकी, डिसीजन अपना ही लेगा वो। लेकिन फॉरेन कंपनी से वो ग्रोथ करवा रहे हैं इंडियन की। यहाँ पे कराएगा, पैसा इन्वेस्ट कराएगा तो डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमी अच्छे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, और फिर एक बार अच्छा ग्रोथ हो गया तो वो लोग वेंचर कैपिटलिस्ट अपना पैसा निकाल भी लेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट तुमको बताया था ना उस दिन, स्टार्टअप में पैसा डालते हैं और फिर आईपीओ में पैसा निकाल लेते हैं। जियो इज नॉट दैट। जियो इज मेकिंग प्रॉफिट। जियो इज नॉट अ डब्बा स्टार्टअप, लॉस मेकिंग नहीं है। सो आईपीओ भी आएगा तो गुड वैल्यू अनलॉकिंग विल बी देयर। बट ये जो स्टेक है उसने बहुत हाई वैल्यूएशन पे बेचा है, दैट्स अ फैक्ट। ये जो स्टेक उसने बेचा है ना फॉरेनर्स को, ये 100 के पी मल्टीपल पे बेचा है। जियो का अर्निंग का 100 के पी मल्टीपल पे बेचा है। मतलब जियो का एनुअल प्रॉफिट अगर ₹1 है तो इसने अपने शेयर 100 रुपए में बेचे हैं, बाहर वाले 100 रुपीज में बेचे हैं। ऐसा किया है इसने। तो अभी उनका वो 100 रुपीज रियलाइज करने के लिए 100 साल लग जाएंगे एट द प्रेजेंट रेट ऑफ अर्निंग्स ऑफ जियो। जियो जितना प्रॉफिट कमा रहा है एट प्रेजेंट। तो इसका मतलब उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि जियो और डबल ट्रिपल एटलीस्ट 5-6 टाइम्स प्रॉफिट कमाएगा। जो जियो के प्रेजेंट प्रॉफिट्स हैं दे आर अराउंड 2-3,000 करोड़, 3,000 करोड़ समथिंग एनुअली। वो 3,000 करोड़ से 15,000 करोड़ के प्रॉफिट्स पे जाने वाला है जियो। दैट इज द कॉन्फिडेंस पीपल आर हैविंग इन जियो। दैट इज ऑल अबाउट कंपनीज एंड ऑल। आगे हम लोग लर्न करेंगे, इट्स अ वास्ट कंसेप्ट। चलो जर्नल ड्रॉ कर लो अभी फिलहाल। कितना जर्नल एंट्रीज आएगा? देखते जाओ। चलो तुम बताओ मेरे को, हाउ मेनी जर्नल एंट्रीज विल हैव? 7 आई। मेरे को भी 7 आया। देखो ये जनरल रिजर्व वाला नंबर 1, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर आएगा आपका कैपिटल का एंट्री नंबर 2, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय न्यू पार्टनर। तीसरा आएगा गुडविल रिटर्न ऑफ, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। फिर ये शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड। 4th एंट्री डेबिट्स ऑफ रिवैल, एंट्री नंबर 5, क्रेडिट्स और रिवैल, एंट्री नंबर 6, एंड प्रॉफिट, एंट्री नंबर 7। 7 एंट्री। ये सीरीज में जाना कंपलसरी है, मतलब टाइम में जाना? ना 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 ना, इट्स ओके, यू कैन डू इट ऊपर नीचे। सर वो गुडविल का फिर जो सम का लास्ट लाइन है किया ना, क्या बोल रहे हो? सम का लास्ट लाइन का मतलब क्या है? लास्ट लाइन सम का एक क्वेश्चन है, ही विल ब्रिंग 50% of combined capital. He will bring, he brings proportionate capital or 50% of combined capital. What's your capital right now? 20 plus 20, 40. कुछ नहीं दिया तो बिफोर एडजस्टमेंट का कैपिटल, ओरिजिनल कैपिटल है 20 plus 20, 40,000 हुआ, उसका हाफ 20, या फिर प्रोपोर्शनेट मतलब 1/3, मतलब उसका 20 है तो ये 1/3 ला रहा है, मतलब
20, 1:1:1. गुडविल का रेस का एंट्री नहीं आएगा, थर्ड केस का एंट्री नहीं आएगा, बोला ना तुमको। यहाँ पे थर्ड और फोर्थ केस का एंट्री करना ही नहीं है, वही एंट्री हमने यहाँ पे एडजस्ट किया है। ये दिख रहा है तुमको, सी कैपिटल टू ए टू बी 1000 1000, सी कैपिटल 2000 टू ए टू बी 1000 1000. That's what we have done. सर सर गुडविल दोनों जो एंट्री है उसका नरेशन क्या आएगा? बताता हूँ, देखो पहला आएगा ए कैप बी कैप टू गुडविल बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ बाय ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. Old goodwill written off by old partners in old ratio, or existing goodwill you can write. Old goodwill written off by old partners in old ratio. And then it is C capital to A capital to B capital. That's 2000 1000 1000. That is share of goodwill of new partner. Yeah, new partner share of goodwill adjusted in the continuing partners, adjusted in the old partners capital in sacrifice ratio. New partner share of goodwill adjusted in the old partners capital account in sacrifice ratio. New partner share of goodwill adjusted in the old partners capital account in sacrifice ratio. Okay. Baaki journal entries clear, narrations clear, assets revalued, liabilities revalued, profit transfer, general reserve distributed, capital introduced by new partner. बोलो, हो गया? 7 entries with narrations. हो गया हो तो start with sum number 30. चलो, do it on your own. It's on similar lines. Sum number 30 खुद से करना है आपको. I'll also solve. You can check. 30th sum. सर सम नंबर कौन सा? Sum number 30. Harish and Girish. Harish and Girish. ध्यान से पढ़ना. Is he getting the goodwill in cash या फिर valued दिया हुआ है? क्या दिया हुआ है चेक करना बराबर. जर्नल में किसी को इश्यूज बताओ मेरे को. जर्नल एनीवन एनी प्रॉब्लम? वैल्यू क्या है सर गुडविल? वैल्यू किया है गुडविल. ये सम के जैसा ही केस है. कैन यू सी दैट? एग्जैक्टली लाइक दिस सम. टोटल गुडविल वैल्यूड दिया है, उसमें से अपने को शेयर लेके रिसीव करना और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देना. चलो, जर्नल क्लियर है ना सबको? ऑल 7 एंट्रीज. 30th सम. हरीश गिरीश. सर इसमें बिल्डिंग का क्या वैल्यू है? बिल्डिंग का वैल्यू है, देखो एक एक नीचे हो गया. कैश इन हैंड इज 37, स्टॉक इज 21, डेटर्स आर 46 लेस 6 40 आरडीडी, इक्विपमेंट 12, फर्नीचर 25, प्लांट 85, बिल्डिंग 120. ऐसा है. इक्विपमेंट 12, फर्नीचर 25, प्लांट 85 एंड बिल्डिंग 120.
सर कुछ रेशियो नहीं दिया तो इक्वल रेशियो ना? यस यस सर, नहीं दिया तो इक्वल। इसमें अभी कोई एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं है, तो झंझट नहीं है अपने को कुछ। नो एग्जिस्टिंग गुडविल। जस्ट लाइक बोर्ड्स, इधर भी आपको पेपर में 3 में से एक आएगा, लेकिन हर साल एक आता ही है, एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ। ऑप्शंस नहीं होंगे, कंपलसरी एक अटेम्प्ट करना ही है, या एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ। 10 मार्क क्वेश्चन है। वो कैपिटल कितना ला रहा है? 2 lakhs कैश। टू कैपिटल, that is Suresh Capital। बाय कैश। वो 2 ही लाख ला रहा है, उसके बाद गुडविल इज 90,000 30,000 50,000 नॉट बिलो इससे इनवर्स सैक्रिफाइस रेशियो व्हिच इज ये आपका गुडविल होना चाहिए एंट्री, देख लो। ओल्ड पीएसआर कितना है? सॉरी, ओल्ड पीएसआर कितना है? 1:1। 1:1 कुछ नहीं दिया है ना, तो पार्टनरशिप एक्ट सेम इक्वल। अलग से नहीं ला रहा है कैश में, तो वो 2 लाख के अंदर से ही 30,000 निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, सिंपल। बस बाकी तो सेम है, इक्विपमेंट प्लांट एंड डेप्रिशिएटेड दैट इज 20% एंड दिस वाज द सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ये समझा आप लोगों को? दिस पार्ट इज क्लियर ऑल ऑफ यू? टेल मी, anyone who did not understand this, tell me। got it all of you? any doubt in this goodwill part? कैश में लाता तो कैश में लेके ऐड करके फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देने का, और नहीं लाता तो कैपिटल में से निकाल के डिस्ट्रीब्यूट कर देने का। गुडविल तो चाहिए ही बॉस, फिर प्रोपोर्शनेट किया तो वापस मंगवा लेंगे उससे कैपिटल।
इसको लेके किया तो 2 लाख से। अदरवाइज अगर अभी उसका कैपिटल 170 गिना जाएगा, इसका बेस कैपिटल विल बी 170, 170 के हिसाब से विल डू प्रोपोर्शनेट कैपिटल कर दिया है। What do you mean by bills payable were retired for 35? 35 दे दिया। 11,000 का रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन किया और फिर पे ऑफ कर दिया, तो गेन हो गया, बहुत बड़ा डिस्काउंट करवा दिया उसको। कैश में आ जाएगा बाय बीपी। विल यू हैव एनी बिल्स पेबल इन द न्यू बैलेंस शीट? सर बाय रिबेट अकाउंट नहीं आएगा? नहीं, बाय बीपी लिख दो ना डायरेक्टली। बाय रिबेट लिखोगे, रिबेट इज अल्टीमेटली ट्रांसफर टू रिवैल ओनली। ओके, हाँ बीपी लिख दो डायरेक्टली। All debtors are good, no RDD required. Furniture of 12,000 taken over by Harish at 40% of book value. Furniture पे नहीं करना, ऑल डेटर्स आर गुड, मतलब उसको बिल्स पेबल के थ्रू सेटल नहीं करना। नहीं, ऑल डेटर्स रियलाइज्ड ऐसा नहीं दिया ना, ऑल डेटर्स वर गुड मतलब आरडीडी इज नॉट रिक्वायर्ड, कोई डाउटफुल नहीं है ऐसा, पे कर देंगे सब कुछ, रिजर्व कम कर दो। एंड फर्नीचर के बारे में क्या दिया है पढ़ो जरा एडजस्टमेंट में। फर्नीचर इज वो 25,000। फर्नीचर के बारे में देखो, सबको आया 12,000 का फर्नीचर इज टेकन ओवर at 40% of book value, 40% ऑफ बुक वैल्यू मतलब 4,800 में टेक ओवर किया है, ऐसा हुआ। क्या करोगे, पहले तो उसको डेप्रीशिएट करो, डी वैल्यू करो, तो 12,000 का 60, 7,200 से फर्नीचर कम हो गया आपका, और फिर 4,800 में टेक ओवर। व्हाट इज द एंट्री फॉर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर? रिमेंबर, पार्टनर्स कैपिटल टू फर्नीचर। ओके, ड्राइंग्स के जैसा ही है, ड्राइंग्स ही है, खाली कैपिटल को डायरेक्टली हम लोग डेबिट कर रहे हैं। तो टू फर्नीचर, इसको इतना पैसा अभी कम देंगे, टू फर्नीचर 4,800। The balance sheet value of furniture now after this? 13,000. 13,000, the remaining furniture. Okay, that's it. I think I've completed. You can calculate profit or loss. Anyone has done it, then tell me. किसी का हुआ है कैलकुलेट करके प्रॉफिट? बताइए। 16,900. इक्वल है ना? एट 8450 अंडर कैपिटल में बाय रिवैल, नो प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट, get the balance आएगा 170,000, 48, 171,450। दूसरे वाले का आ रहा है 171,450। 23। तीसरे वाले का आएगा 126,650।
126,650, 171,450 and 1,70,000. Please check. आ रहा है कि नहीं बताना. आ रहा है, चलो बढ़िया है. 237,000 is cash. Stock is 21,000. कैश 237 नहीं है ना, बीपीपी था उसमें. हाँ पे ऑफ किया है. 2,02,000 हो जाएगा ना. डेबिट माइनस क्रेडिट. स्टॉक कैश. Debtors are all good. 46. Equipments were 12,000 less 2,400 9,600. भले ही आप लोग यहाँ पे डेप्रीसिएशन लिखते हैं, बट याद रखना दिमाग में, ये डेप्रीसिएशन अप्रिसिएशन एक साल वाला नहीं है. लमसम एक साथ झटके में जो आपने घटाया बढ़ाया रीवैल्यू किया मार्केट वैल्यू पे ले आए हो, उसका गेन और लॉस है. कैपिटल नेचर का है, इसलिए डायरेक्टली कैपिटल में जाएगा, पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा इसका. Then we have furniture, that is 25,000 less reval. अरे नहीं, फर्नीचर तो टेक ओवर हुआ है, तो नोट में दिखा दे यार. फर्नीचर का नोट बना दिया तो बाहर सीधा नेट अमाउंट दिखा देगा 13,000. ये रहा. दिस नोट यू कैन शो एज अ वर्किंग नोट. ओके, and directly 13,000 you can show it in the balance sheet. Okay, so furniture done. Plant is what? 85 था 85 था. अभी क्या हो गया? Appreciate. नहीं shit. इसका जर्नल एंट्रीज करना है सर. इसका जर्नल इज फॉर होमवर्क. This is 76,500 and building. हो गया टैली तुम्हारा हिमांगी? 56. सर इसमें तो जर्नल एंट्री लिखा ही नहीं है. लिखा तो नहीं है, मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ. In your liabilities you have partners capital. टोटल कितना आया कैपिटल का? 46,800. 426,800. 46,800. 4681. And creditors and bills payable आएगा कि नहीं? Bills payable gone. What's your tallying amount then? 56,100. नहीं 50,6,100. 506100. The journal is for homework. If you want, you can take down the numbers. कितने entries होंगे? See, entry number 1 is for P&L. Entry number 2 is for capital. Entry number 1 is for P&L. Entry number 2 is for capital. Entry number 3 is for goodwill. Entry number 4 is for debits. 5 for credits. 6 for capital profit. और एक बीपी का भी है 7. 7 एंट्रीज आएगा आपको. 7 जर्नल एंट्रीज. गुडविल सबसे इंपॉर्टेंट था. गुडविल. बाकी तो सब 12th का रिवीजन हो रहा है यहाँ पे, और कुछ नहीं.
गुडविल आ रहा है आपको समझ में पक्का? बताओ मेरे को। गुडविल, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग? इसमें फर्नीचर का एंट्री है। हाँ, फर्नीचर भी टेक ओवर हुआ है। यस यस यस, एंट्री नंबर 8। यस, फर्नीचर टेकन ओवर। यस, एंट्री नंबर 8। Harish capital to furniture 4,800. Furniture taken over and BP to cash, bills payable retired. अच्छा, BP to cash में वापस रीपेड मत लिख देना, रीबेट इधर आ चुका है. Can you see that? In the reval का entry have already written BP to reval. So don't take again that rebate in your payment का entry. Payment का entry में सिर्फ BP to cash 35,000. Goodwill का क्लियर है? पहला कैपिटल का आएगा, कैश टू कैपिटल 2 लाख, being capital and share of goodwill introduced, or you can write only capital introduced. Capital introduced by Shirish, and then share of goodwill of Shirish share of goodwill adjusted in the accounts of Harish and Girish in sacrifice ratio. ये वाला Shirish share of goodwill adjusted in the accounts of Harish and Girish in sacrifice ratio. Shirish share of goodwill adjusted in the accounts of Harish and Girish in sacrifice ratio. Is that clear? Last sum number 36. खुद से ट्राई करना है sum number 36. Sum number 36. There is a catch in the last line. बाकी सब सेम है. Sum number 36. दिमाग लगाने का चीज है, करो. जर्नल नहीं है, खाली लेजर है. PSR में एडजस्ट करना है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ और है ये. प्रोपोर्शनेट कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं है ये. पढ़ो पढ़ो. Prepare P&L adjustment account, capital account of the partners, including the incoming partner, assuming that the relative ratios of the old partner with equal proportion after admission. Proportion Old equal हो ratio जाएगा. and new ratio is same. है. New ratio is 1:1:1. How come it is? हाँ बराबर. New ratio will become 1:1:1 because क्या बोला है, जो न्यू रेशियो है ना, उसमें एग्जिस्टिंग पार्टनर का आपस में रेशियो इक्वल है. अभी क्या एग्जिस्टिंग पार्टनर का आपस में रेशियो इक्वल है? नहीं. इट इज व्हाट? 60-40, राइट? 3:2. बट न्यू रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो इक्वल होने वाला है. इसका मतलब यहां पे देखो, आपका जो ओल्ड रेशियो था वो ऐसा था, 60% 40%, दैट वाज 3:2. बट जो न्यू रेशियो है वो तीनों में डिवाइड हो रहा है ना, तो उसमें ये लोग बोल रहा है ए और बी का इट इज इक्वल 1:1. और सी का अपने को हिंट दिया हुआ है, सी का शेयर कितना है? 1/3. तो अगर ये 1/3 है और ये दोनों इक्वल है, तो व्हाट विल बी योर न्यू रेशियो? 1:1:1. अब इसको मैथमेटिकली कैसे करने का, उसको मैं आपको थर्ड मेथड बताया था ना. जो देखो, न्यू रेशियो के लिए ये टोटल 1 है, इसमें से अपना इसको निकाल दो, न्यू पार्टनर का शेयर को निकाल दो. 1 - 1/3, तो कितना बचता है? 2/3. ये समझ आ रहा है? 1 में से न्यू पार्टनर जितना भी था, 1/4 था, 1/3 था, 1/5 था, निकाल दो उसको, तो बचा 2/3. ये 2/3 किसको मिला? एग्जिस्टिंग ए और बी को. और बोल रहा है कि ये जो न्यू रेशियो है इसमें दोनों इक्वली शेयर कर रहा है, तो ये 2/3 को कैसे डिवाइड करोगे आप? हाफ हाफ में डिवाइड करोगे. हेलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो व्हाट विल बी योर न्यू रेशियो में ए का शेयर? ए का शेयर क्या होगा? ये 2/3 का हाफ, विच इज 2/5. एंड बी का क्या होगा? 2/3 का हाफ, 2/5. 2/6. और सी का तो दिया है अपने को, 1/3 into 2/2 is 2/6.
ऐसे आपको मैथमेटिकली करके दिखाना है. मैथमेटिकली दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट. 1 minus 1/3 that is new partner's share. सर दिखा तो नहीं है ना किधर? क्या नहीं लिखा है? दिखाना नहीं है ना किधर? नोट. नोट. नोट दिखाना. ये सब में थोड़ा रेशियो ही अलग है ना, तो शो दिस नोट. And this will be divided between A and B in the ratio of 1:1. ये दिखा दो. सॉरी एक बार वापस समझो ना ये वाला. ये देखो नोट में पहले तुमको क्वेश्चन समझा क्या दिया था? क्वेश्चन में क्या दिया था अपने को? जो ओल्ड रेशियो था वो 3:2 था. बट अभी न्यू रेशियो में इनका शेयर आपस में 3:2 नहीं है, कुछ और है, इक्वल है, 1:1 है. तो हम लोग ने क्या किया, न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए टोटल में से न्यू पार्टनर का शेयर हटा दिया. तो न्यू पार्टनर का शेयर कितना था? 1/3 था ना. 1/3. तो टोटल में से 33 1/3% पोर्शन मैंने हटा दिया. परसेंटेज में देखोगे तो 1/3 33 1/3% हुआ. उसको हटा दिया तो कितना बचा? 66.67% बचा. न्यू टोटल न्यू जो मिल रहा है उसमें से 33 1/3 हटा दिया 1/3, तो 66.67 बचा. ये किसका है? ये ए और बी का है. ए और बी. और वो लोग को बोल रहा है इक्वली शेयर कर रहे हैं. तो ये भी 33 1/3 शेयर करेगा. ये भी 33 1/3 शेयर करेगा. यही मैंने फ्रैक्शन में किया. फ्रैक्शन में क्या किया? ये 2/3 था ना. 2/3 को मैंने 1:1 में डिवाइड किया. 2/3 को 1:1 मतलब 2/3 into 1/2. 2/6 and 2/3 into 1/2 that is 1/6. 2/3 into 1/2, 2/3 into 1/2. हाफ इसका हाफ उसका. बस ये नोट बता देना खाली रेशियो का. शो दिस नोट. सर वो 25,000 कैपिटल लाया है उसमें ही 15,000 है या वो 15,000 अलग से गुडविल? देखो पढ़ो एकदम ध्यान से और ट्राई टू इंटरप्रेट. He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as premium of goodwill for 1/3 share in the future profits. 40 जाएगा ना कैपिटल में? इंक्लूडेड ही जाएगा. इंक्लूडेड नहीं है. कैसा इंक्लूडेड है भैया? क्लियर कट दिया हुआ है. He is paying 25,000 as his capital and he is paying 15,000 as goodwill. ऊपर वाले दो प्रॉब्लम देखो हमने जो अभी अभी किए उसमें खाली कैपिटल लाया था और गुडविल रेज किया था, गुडविल वैल्यूड दिया था, ऐसा था. He is paying for goodwill ऐसा कहीं नहीं दिया था. तो अलग से कुछ नहीं ला रहा था. कैपिटल लाया वही इंक्लूडेड है उसके अंदर. इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इस सब में अलग से ला रहे. तो पहले एंट्री क्या बनेगी आपकी? कैश टू सी कैपिटल विल बी हाउ मच? 25 और 40. 40. कैश टू सी कैपिटल विल बी 40,000. कल रहो को समझ रहा है? कैश टू सी कैपिटल विल बी 40 एंड देन 15,000 जो है वो शेयर ऑफ गुडविल है उसमें, वो निकाल देंगे हम. उसका एंट्री क्या करोगे? 15,000 एडजस्ट करने का एंट्री. सी कैपिटल टू ए टू बी. ए टू बी कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइस और गेन रेशियो में जाता है बंधुओं. ओ भवी आत्माओं सांभळो वारी बात. गुडविल विल बी ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सैक्रिफाइस और गेन रेशियो. 4:1. हाँ 4:1. हाँ तो सैक्रिफाइस रेशियो ढूंढना है आपको. कैसे ढूंढा जाता है सैक्रिफाइस रेशियो? ओल्ड माइनस न्यू. तो ये खत्म नहीं हुआ करके. यहाँ पे सैक्रिफाइस रेशियो के लिए और स्टोरी आगे बढ़ेगी. देखो ए बी सी हम लोग करते थे ना. ये ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो. ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2. इसको मिल रहा था 0. न्यू क्या था? 1:1:1. अभी सैक्रिफाइस कैसे करने का? दिस माइनस दिस. तो ए का क्या होगा? 3/5 minus 1/3. That is 9 minus 5/15, which is 4/15. B का क्या होगा? 1/5 minus 1/3, which is equal to 3 minus 5. अरे यार 2/5. 2/5 minus 1/3, which is 6 minus 5/15, which is equal to 1/15. And C ने तो कुछ उसका तो 0 था. 1 minus 1/3, which is equal to minus 1/3, which is equal to minus 5/15.
रैशनलाइज करोगे 10⁻³ और थोड़ा ऊपर करो ना वर्किंग में। ये वाला ऊपर का पार्ट ऐसे हाँ। पूरा ही देख लो। चलो ये आपका पूरा नोट है। ये परसेंटेज वाला तो खाली ऐसे ही समझाने के लिए किया, ये नहीं करना है। बाकी वर्किंग नोट ये है आपका। ऊपर वाला कॉपी करना और ये रेशियो का कॉपी करना। रेशियो का लॉजिक समझा? गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द लूजिंग पार्टनर। याद आ रहा है आपको? गेनिंग पार्टनर विल कॉम्पेंसेट द लूजिंग पार्टनर। विल ही कॉम्पेंसेट फॉर टोटल गुडविल और शेयर? शेयर। शेयर अपने को ढूंढना है कि दिया हुआ है? शेयर दिया हुआ है ना 15,000। दिया है। तो वो 15,000 will be divided in which ratio? Will be divided in the ratio of 4:1. Can you see that? Hello. न्यू रेशियो ढूंढने के लिए 2/3 into half क्यों किया आपने? 2/3 into half इसलिए किया क्योंकि वो लोग ने देखो क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन द न्यू रेशियो existing partner are sharing the profits and losses equally. इक्वली मतलब क्या? 1:1 में है ना वो लोग न्यू रेशियो, इसलिए 1/2 1/2। सपोज अपने को दिया होता कि इन द न्यू रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1, तो क्या करते आप? 2/3 into 2/1, 2/3, 2/3 एंड 2/3 into 1/3। अगर न्यू रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली बोला है तो 1:1 नहीं आएगा, तो 2/3 into 1/3 नहीं आएगा। इसमें अपने तीसरे पार्टनर को निकाल दिया है ना यार। तीसरा पार्टनर कहाँ है इसमें? तीसरे पार्टनर को मैंने पहले ही माइनस किया। कैन यू सी दिस? उसका 1/3 शेयर को हटा ही दिया, तो बचा हुआ जो 60% का पाई है, 66% का पाई, दैट विल गो टू द रिमेनिंग 2 पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग ओल्ड पार्टनर। नहीं, ये जो आप हाफ बोल रहे हो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये हाफ से जो मल्टीप्लाई किया मैंने वो ना, वो पूछ रहा है ना तू? अरे तो ये हाफ ही हुआ ना अभी। इनका जो बचा हुआ है इनका ही लिया है मैंने, तीसरे वाले को तो बाहर ही रखा है। 66% जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो दोनों इक्वली करेंगे। इक्वली मतलब हाफ हाफ। तीसरे वाले को तो 1/3 अलग ही रखा है, उसमें है ही नहीं वो। समझा कि नहीं? अगर ऐसा दिया होता कि इन द न्यू रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, इन द न्यू रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर विल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:1, तो क्या करते आप? 1/3 को हटा दो, बचा 2/3। 2/3 में वो लोग 3:1 में कर रहे हैं, तो कैसे मिलता? 2/3 into 3/4 and 2/3 into 1/4। एग्जिस्टिंग पार्टनर का रेशियो दिया ना अपने को, एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए एग्जिस्टिंग प्रॉफिट ले लो आप, तीसरे पार्टनर का शेयर निकाल दो उसमें से। समझा? और ये वाला समझा? अभी सैक्रिफाइस रेशियो मिला सबको 4:1। ये दोनों का पॉजिटिव और इसका नेगेटिव सेम अमाउंट आएगा, तो कितना आएगा? अभी गुडविल 15,000 विल बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ 4:1। दैट शुड बी आई थिंक 12,300। 12,000 3,000। परफेक्ट, 12,000 and 3,000 सही है। 12,000 and 3,000 बना लो फटाफट। और गुडविल का एंट्रीज क्या होगा आपका? गुडविल का एंट्री ऐसा होगा, इट विल बी कैश टू न्यू पार्टनर कैपिटल कौन है? X। कैश टू X कैपिटल विल बी 40,000 एंड दिस 40,000 में से 15,000 इज गुडविल, तो X टू A टू B, this is 15,000, 12,000, 3,000. This is your entry for goodwill. Capital and share of goodwill introduced and share of goodwill adjusted in the old partner's capital in sacrifice ratio. Share of goodwill adjusted in the old partner capital in sacrifice ratio. कर लो बाकी। Ratio was the most important. That was the only different part.
बाकी सब सेम था। रेशियो समझ में आया क्या नहीं? बोलो 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 बोलो। रेशियो समझ में आ गया सबको? रेशियो ये सबसे इंपॉर्टेंट था। न्यू पार्टनर का शेयर पूछा गया, इक्वल है इन द न्यू रेशियो। तो पहले रिटायरिंग वाले को निकाल दो, सॉरी एडमिटिंग वाले का शेयर निकाल दो और बैलेंस शेयर मिल जाएगा, उसको डिवाइड कर लो इक्वली। हो गया बैलेंस शीट टैली। 101750 101750 चेक। कर रहा है अभी। रुको सर भूख लगा है। मेरे को भी लगा है, मैं 3 लेक्चर लेके बैठे, तुम 3 लेक्चर बैठ के बैठे हो, ठीक है एक ही बात है। टेलिंग अमाउंट चलो टैलिंग अमाउंट 101750 बोला किसी ने? हाँ वही है। 101750। सम नंबर 36 आपने किया अभी, बराबर है। इसमें कुछ जर्नल वर्नल नहीं है, खाली लेजर ही करना है ना। पिछले सम का जर्नल आपका होमवर्क है, प्रीवियस सम का जर्नल आपका होमवर्क है, ठीक है। एंड प्रीवियस टर्म नंबर कौन सा था? सम नंबर 30 था, 30th सम। 30th सम का जर्नल इज फॉर होमवर्क। एंड आपको करना है सम नंबर 40। जरा एक नजर डालो सम नंबर 40 पे, मुझे बताओ गुडविल कैसे करोगे। बाकी सब तो इजी है। रेशियोज और गुडविल पे ध्यान देना चाहिए, वही सबसे इंपॉर्टेंट है, उसी में खेलना है सम में। बाकी तो रिवैल तो चिंदी है, टेक ओवर, पेड कौन ऑफ। सा सम? सम नंबर 40 40th सम देखो और बताओ सब लोग। सैक्रिफाइस 3:2 है। ओल्ड क्या है? ओल्ड ओल्ड 1:1 है। ओल्ड 1:1 है, सबको समझ आ गया? ऊपर दिया है सैक्रिफाइस 3:2 मिला क्या सबको? हाँ दिखा है भैया, मेरे को तो नहीं दिख रहा है। लिखा हुआ है। हाँ लिखा हुआ। न्यू रेशियो 3:2 है ना? सैक्रिफाइस रेशियो 3:2 है। पढ़िए कृपया पढ़िए। Admitted Badal in the partner of the new firm on the following terms: he will bring 50,000 as his capital for 1/4 of the share in the profit, which he will acquire from Chanda and Bijli in the ratio of 3:2. उसको जो 1/4 मिल रहा है वो चंदा और बिजली से 3:2 में अक्वायर हुआ है। तो क्या हुआ आपका सैक्रिफाइस रेशियो? 3:2 हुआ ना? चंदा और बिजली उसको 3:2 में दे रहे हैं 1/4 शेयर, समझा? तो न्यू रेशियो नहीं दिया अपने को, न्यू रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढोगे? आपका ओरिजिनल मेथड OR SR एक्चुअल SR एंड देन NR। एक्चुअल SR इज व्हाट? शेयर इनटू SR, याद है? मतलब 1/4 into 3/5, 1/4 into 2/5, दैट्स योर एक्चुअल SR, एंड देन OR minus actual SR will give you your NR. What is actual SR you got? 1/4 का 3/5 and 1/4 का 2/5, तो वो लोग एक्चुअल पार्ट कर रहे हैं अपने शेयर में। And then OR minus SR will give you NR. Actual SR will give you NR. समझ में आ गया ये बात? अभी गुडविल बताओ, गुडविल कैसे करोगे? गुडविल 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 is she getting 20,000 separately or is it included in that 50? सेपरेटली। सेपरेटली आ रहा है कि इंक्लूडेड है? सेपरेटली आ रहा है। सेपरेटली आ रहा है, तो क्या एंट्री करोगे आप? पहले कैश टू, कौन है ये? बादल। कैश टू बादल कैपिटल कितना ले लोगे पूरा? 70,000. All of you are getting this? Cash to Badal capital full 70,000 you will take it, and then from this 70 you will distribute. तो बादल कैप में से निकाल के किसको दे दोगे? ये चंदा एंड बिजली, बराबर है? कितना निकालोगे इसके कैपिटल में से? 70, 50, 20, हाउ मच? 20 20 निकालोगे पक्का? 20 इज द शेयर ऑफ गुडविल और टोटल गुडविल? शेयर ऑफ गुडविल। तो 20,000 निकाल के दे दोगे चंदा और बिजली को, कौन से रेशियो में? 3:2. 3:2 sacrifice ratio, that is 12 and 8. That's your good.
इज दैट क्लियर? समझ लो कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। बाकी सब कैपिटल है ना? हाँ, इसमें लास्ट लाइन पे दिया हुआ है ऑल द पार्टनर्स कैपिटल शैल बी केप्ट इन न्यू PSR पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो व्हाट विल बी द बेस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर? 70, 50, 20 व्हाट? 50। गुडविल को मत लेना कैपिटल में, गुडविल तो प्रीमियम है, ऊपर दे दिया उसने। समझ में आई बात? कैपिटल विल बी 50 फॉर द न्यू PSR। न्यू PSR यू हैव टू कैलकुलेट एंड प्रोपोर्शनेट करके। कुछ नहीं दिया हाउ टू एडजस्ट दैट सरप्लस और डेफिसिट। हाउ विल यू एडजस्ट दैट सरप्लस और डेफिसिट? बैंक। कुछ नहीं दिया तो बैंक, टू बैंक, बाय बैंक और बैलेंस शीट। देख लिया सम? कुछ डाउट्स पर्टिकुलरली? अच्छा, वो सब एडजस्टमेंट आते हैं आपको। क्लोजिंग स्टॉक वेयर अंडर वैल्यूड बाय 5000 मतलब क्या करने का? Add. बड़ा अच्छा, हाँ एक और दिया है, द ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ गुडविल। ओल्ड पार्टनर डिसाइडेड टू विड्रॉ गुडविल, हाँ तो क्या करोगे इसके बाद? ओल्ड पार्टनर चंदा बिजली टू बैंक। चंदा बिजली टू बैंक। ये समझ में आया सबको? विड्रॉ भी कर लिया तो कुछ नहीं है, एक और एंट्री कर लो, चंदा बिजली टू बैंक। चंदा बिजली टू बैंक 12, 8 and 20। गॉट इट? फिर दिया स्टॉक अंडर वैल्यू तो बढ़ाना है। 50% ऑफ द क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ 18,000 इन फुल सेटलमेंट। आता है ये? 50% क्रेडिटर करो। 50% कितना होता है क्रेडिटर का? 40 का आधा 20। 20 को 18 में पे किया तो 2 का क्या हो गया? गेन हो गया कि लॉस? गेन। गेन। तो रिवाइल क्रेडिट साइड 2000 एंड पे ऑफ, तो क्रेडिटर्स टू बैंक 18,000। इज दैट क्लियर? और बाकी क्रेडिटर्स 20,000 का विल गो इन योर बैलेंस शीट। बिल्स पेबल ऑफ 3000 आर रिटायर्ड फॉर 2800। रिटायर्ड अभी अभी किया हमने। रिवैल्यू करो, 200 से गेन हो गया और फिर 2800 पे ऑफ कर दो, बराबर है? बिल्स पेबल पूरा का पूरा नहीं किया, 3000 का ही रिटायर किया, मतलब 2000 का जाएगा बैलेंस शीट में। 2000 का बिल्स पेबल विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बाकी सब मैनेजेबल है। गुडविल था इंपॉर्टेंट, गुडविल और PSR क्लियर है सबको? चलो ये होमवर्क करना है। नो जर्नल, ओनली लेजर। तो बेसिकली आपको एक सम का 30th सम का जर्नल करना है और ये सम का लेजर करना है। 30 का जर्नल और 40 का लेजर, बराबर है? बस ये आपका होमवर्क। ये आपका एक काम करना है, इसका भी जर्नल करना। आज आपको पेपर का कोई क्वेश्चन नहीं है। 30th सम का जर्नल करना और 40 का जर्नल और लेजर दोनों। सर तो इतना बड़ा होमवर्क कल के लिए रखते हैं ना भाई, संडे। अरे हाँ कल सैटरडे भाई, कल संडे का है, कल सैटरडे। हाँ तो इसीलिए ना, कल आना है। चलो नहीं, एक जर्नल और दो जर्नल और एक लेजर। ओके, 30th का जर्नल, 40th का लेजर प्लस जर्नल। 40th का लेजर प्लस जर्नल। पेपर का आज आपको कोई क्वेश्चन नहीं है अपना। कल का जमा NPO फाइनल अकाउंट सबको। एनी इश्यूज इन NPO फाइनल अकाउंट्स? कुछ हो तो बोलते जाना, सॉर्ट आउट करते जाना। ये आपका रिवीजन हो रहा है साइमल्टेनियसली। ओके, ओल्ड पेपर जो सॉल्व कर रहे हो आप, ठीक है? आज पेपर का कुछ नहीं है, इतना करना है। और कुछ डाउट्स है तो वेट करो, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय बाय, सी यू। सर जो होमवर्क सब में है उसमें क्लोज कैसे करने का है? मतलब जो हाँ 40 वाला। हाँ क्लोज मतलब? तो मतलब जो थ्रू बैंक करने का है या फिर ऐसे नॉर्मल? थ्रू बैंक। सरप्लस डेफिसिट यू आर टेकिंग ना आफ्टर प्रोपोर्शनल कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ तो बैंक, टू बैंक और बाय बैंक। तो ऐसे कुछ दिया तो नहीं है? कुछ नहीं दिया इसलिए बैंक। अच्छा, दिया होता तो करंट या फिर लोन से करते हम। कुछ तो नहीं दिया मतलब तो वही बैंक। ना जो हम लोग बैलेंस ढूंढते हैं वो रेशियो से। हाँ न्यू रेशियो बेस पकड़ के कैपिटल न्यू रेशियो में रखते हो और फिर जो भी डिफरेंस रहता है वो टू बैंक या बाय बैंक। सरप्लस पेड ऑफ एंड डेफिसिट रिसीव्ड। हमने आई थिंक फर्स्ट सम किया था ना सेम। सर अगर वेरिफिकेशन के लिए दिया तो वो लोग कम करते हैं मार्क्स? सॉरी क्या? वेरिफिकेशन के लिए अगर दिया तो वो लोग मार्क्स कम करते हैं? कम भी होता है, बढ़ता भी है। सर पहले हम लोग को मिलता है ना पेपर, फॉर श्योर है तो ही वापस देंगे कि करो चेक। वो तो आपको सीधा ऑनलाइन में कॉपी देख के मिल जाएगा ना सीधा। नहीं मतलब 10th में मेरा हुआ था, मेरे को हाथ में दिया था पेपर और इधर बढ़ने वाला है तो ही मैंने वापस दिया था, और दिया था और बढ़ा था। हाँ तो इधर वो पता नहीं आपको हाथ में आ रहा है कि नहीं, पर इधर ऑनलाइन में मिलेगा, बाद में ही सबमिट करेंगे ना कि हाँ आ जाएगा आपको ऑनलाइन। हाँ ऐसा है कुछ, वो लिंक चेक करके नहीं देंगे वापस। चेक करके मतलब अभी सिर्फ पेपर ही दे देंगे हम लोग को, एक बार अप्लाई किया फिर। हाँ नहीं मिलेगा ना आपको वापस रिवाइल करके।
हाँ, पर पहले तो पेपर हम देखेंगे ना हाँ, कि बढ़ना पहले- चांसेस है कि नहीं. पेपर आप लोग देखोगे कि नहीं, दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली. That I know because I've अच्छा, seen that. I've done ओके that. ओके ओके. तो दैट यू हैव रिसीव्ड, तो आपको पेपर मिल No, जाएगा. because there is this misconception कि कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, but वो हम हाँ. लोग पे है, हम लोग को वापस अच्छा. देना है कि नहीं. नहीं नहीं, कम हुआ भी है. पर अरे पर हम लोग के हाथ में तो आएगा ना एक बार. ओके ओके, दे देंगे तो. हाँ, नहीं, हम लोग अभी अप्लाई करेंगे. समझा मैं लॉजिक, हम लोग देख के ही अप्लाई करेंगे. हाँ, तो अगर अपना बढ़ रहा होगा तो अपन देंगे ऐसा. अगर हम लोग थोड़ी चेक करेंगे, प्रोफेसर से चेक करवाएंगे ना. हाँ हाँ, तो मेरे को सेंड करो अगर अकाउंट्स का कुछ है तो. ठीक है, तो तुमको अगर करना है ना रिवैल्यूएशन, तो इमेज आ रहा है ऐसा बोल रही है त्रिशा. तो अभी तो मेरे को तो हाथ में मिला था 10th में, पर अभी इमेज आएगा. अभी इमेज आएगा, बराबर है. तो इमेज देख लो, फिर चेक करो अगर बढ़ाने का, या तो मेरे को दे दो बढ़ाने का है तो मैं देख के बोलता हूँ. एक पेपर का कितना है? 400 या 500 है. पहले लेने का है, फिर रीचेकिंग का वापस 600 देना है. देने का है 600 और 400, 1000 रुपया कुछ तो है. लेने का 600 है, रीचेकिंग का 400 है, 1000 रुपया. नहीं, लेने का 400. अच्छा, तो लेने का 400, उसका 600 रहेगा, टोटल 1000 है. ऐसा है. कितने दिन लगते हैं आने के लिए पेपर? इट टेक्स अराउंड 6 to 7 days. अभी ऐसा बोल रहे हैं 6 to 7 days. पहले तो ज्यादा लगते थे, एक महीना जितना लगता था. अभी तो कुछ 15 days मैक्स में हो जाएगा. 6-7 दिन में आपको मिल जाएगा. People have said that all the scanned copies are there on the website. So all, like, you are given the access as soon as you've paid for it. Like, people have claimed. Okay, तो आपको मतलब वो खाली हॉल टिकट नंबर डालना पड़ेगा. That's the reason they took so long to upload the results. तो बढ़िया है, then very good service. But ऐसा होगा ही नहीं. They started that thing today 12:30 को कि we can apply to see the papers. Called the state board for a reason. But sir, is it worth giving for eval? अभी सीए में आपको कुछ मैटर नहीं करेगा that 5 marks or 10 marks or 1% or 2%. It will just matter in your result. So if you are too keen, थोड़ा result आपको और अच्छा बनाने का है, तो देख के आप कर लो. 1000 rupees